अगर एल्गोरिथम है तो उसमें इनपुट होना ज़रूरी है, उसमें एक आउटपुट होना चाहिए। जो भी एल्गोरिथम है वो करेक्टली परफॉर्म हो, डेफिनिट हो, मतलब डेफिनिट टाइम में सॉल्व हो जाए, इफ़ेक्टिव हो और प्रॉपर टर्मिनेशन हो उसका। तो अगर ये सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है तभी हम कहेंगे कि वो एल्गोरिथम है। और अगर एल्गोरिथम है तो हम उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो बेसिकली एल्गोरिथम का अगर एनालिसिस करना है तो हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं। हमने चेक कर लिया कि भाई एल्गोरिथम में इनपुट है, आउटपुट दे रहा है, करेक्ट है, डेफिनिट है, इफ़ेक्टिव है और प्रॉपरली टर्मिनेट भी कर रहा है। तो अगर हम एनालिसिस कैसे करेंगे एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम की एनालिसिस हम दो पैरामीटर्स के हिसाब से कर सकते हैं। पहली ये हो सकती है कि उस एल्गोरिथम को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस एल्गोरिथम की। और दूसरा वो स्पेस कितना ले रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि हम ये माने कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो टाइम है जिसमें कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करता है या कितना टाइम लेता है, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप जनरल वे ऑफ थिंकिंग के हिसाब से जाएं तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एल्गोरिथम भाई कितना टाइम ले रहा है सॉल्व करने में किसी एल्गोरिथम को। तो अगर मशीन्स डिपेंडेंट होगा तो अलग अलग टाइम लेगा, किसी की मशीन नई होगी जो लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ कर रहा होगा उसमें कम टाइम लगेगा, जिसका पुराना प्रोसेसर होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम मशीन डिपेंडेंट एनालिसिस करें तो हम किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली एल्गोरिथम का एनालिसिस किया कैसे जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि भाई हम टाइम देख करके एल्गोरिथम का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम कहें कि कितना टाइम लेता है और अगर वो मशीन पे डिपेंड कर रहा हो तो हम सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो उस केस में वेरी करेगा ना, हर एक मशीन पे, किसी मशीन पे कुछ और टाइम लेगा, किसी मशीन पे कुछ और टाइम लेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो टाइम वेरी करेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा एनालिसिस चाहिए जिसमें वो टाइम पे डिपेंड, मशीन पे डिपेंड ना करे। मतलब वो जो टाइम जो आप निकालेंगे वो मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये मॉडल है जिसका नाम है रैम मॉडल, ठीक है। तो आपने रैम और रोम पढ़ा होगा, मेमोरी, लेकिन ये वो वाला रैम नहीं है। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल। ये एक मॉडल है। इस मॉडल की ज़रूरत क्या पड़ गई, इस मॉडल की ज़रूरत इसीलिए पड़ गई ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एल्गोरिथम्स हैं उसमें हम रियल मशीन पे एल्गोरिथम को रन नहीं करते हैं, हम इस हाइपोथेटिकल मशीन पे रन करते हैं, और जिसको कहते हैं ये रैम मॉडल। तो रैम मॉडल में अजम्पशंस क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। तो ये जो रैम मॉडल है हमारा, वो ये अज्यूम करता है कि जो भी सिंपल ऑपरेशंस हैं वो 1 यूनिट टाइम स्टेप का जो है वो टाइम लेता है। 1 उसका यूनिट हम मान लेते हैं, जो भी यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा, जो भी मेमोरी एक्सेस होता है वो उसको भी हम मानते हैं कि 1 टाइम स्टेप लेता है। उसमें भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कॉन्करेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पैरेलली दो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसमें एक के बाद एक करेंगे या प्रोसेस भी सीरियल एक के बाद एक एग्जीक्यूशन होगा। दूसरा, लूप्स जो है वो सिंपल ऑपरेशंस नहीं है। तो जो सिंपल ऑपरेशंस हैं वो 1 यूनिट का टाइम लेते हैं, और जो सिंपल ऑपरेशंस नहीं है वो 1 यूनिट का टाइम नहीं लेंगे। मतलब कि अगर कोई फॉर लूप आप यूज़ कर रहे हैं, n टाइम्स चल रहा है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लेंगे हम, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन है वो रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल के अजम्पशंस हैं, और इसको हम बेसिस बना करके हम किसी एल्गोरिथम का यूज़ करें रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल के अजम्पशंस, और हम ये अज्यूम करें कि हमारा जो भी एल्गोरिथम है वो इस मॉडल पे रन कर रहा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि आपने सुना होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल्स ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n स्क्वायर या बिग O ऑफ n या जो भी है, ये सब लोग यही कहते हैं ना कि बिग O ऑफ यही है। कोई ये तो नहीं कहता कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 मिली सेकेंड है या इस तरीके से, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं वो इस मॉडल पे रन कर रहे हैं जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल। और जिसने ये कहा है कि सिंपल ऑपरेशन आप 1 यूनिट का टाइम लेते हैं और मेमोरी एक्सेस 1 यूनिट का टाइम लेते हैं, इसलिए आपका प्रोसेसर अगर फास्ट है या स्लो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
जो हमारा टाइम है वो बेसिकली ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, और जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं, जो कॉस्टली ऑपरेशंस हैं, उसी को कैलकुलेट करके उसी के हिसाब से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हम किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस कैसे करेंगे, और एनालिसिस में भी हम कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमने अभी देखा कि रैम मॉडल होता है, रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल, जिसमें ये अजम्पशंस होते हैं कि इतना इतना टाइम लेगा, ये अज्यूम करके हम चलते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जो एनालिसिस है उसमें मशीन पे डिपेंड नहीं करता वो एनालिसिस। इसका मतलब अगर एक एल्गोरिथम है उसको 4 लोग कर रहे हैं तो चारों लोग उसका एक ही जवाब देंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, अगर ये इस अजम्पशन को मानते हैं तो। दूसरी चीज़ है कि हम यूनिट कैसे लें। चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चल गई, कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी पता चल गई, लेकिन उसका यूनिट क्या होगा, मेज़र कैसे करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। जब हम उसको रन कर ही नहीं रहे हैं, हम टाइम नहीं देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए। तो यूनिट के लिए हमें चाहिए क्या, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो बहुत एक जनरल टर्म है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। क्या होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, सब स्टार्ट करते हैं बिग ओ, थीटा, ओमेगा, लेकिन बेसिकली ये है क्या, इसका पर्पस क्या है और हम क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एसिम्प्टोट का अगर आप वर्ड मीनिंग देखें तो वो है टेंजेंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा टेंजेंट जो कि इन्फिनिटी पे जाके मिलता है। तो हमारा पर्पस ये है कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा अगर नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली वी आर कंसर्न विथ हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीजेज, कैसे रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम इंक्रीज करता है अगर इनपुट का जो साइज है वो बढ़ता है तो। ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक लार्ज उसमें बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर हमारा एल्गोरिथम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारा एल्गोरिथम कैसे बिहेव करेगा, तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 3 जो है वो हमारे मेन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, लेकिन टोटल 5 होते हैं। तो पहला है आपका बिग ओ नोटेशन, दूसरा है आपका थीटा नोटेशन, तीसरा है आपका ओमेगा नोटेशन, चौथा है आपका लिटिल ओ नोटेशन, और पांचवा है आपका लिटिल ओमेगा नोटेशन। रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, बिग ओ का रिप्रेजेंटेशन सेम बिग ओ है, स्मॉल ओ में आप इस ओ को छोटा कर दीजिएगा। थीटा जो है वो ये नोटेशन है, थीटा का आपका लिटिल थीटा नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि ये सैंडविच फंक्शन होता है तो इसमें लिटिल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर तीसरा है आपका ओमेगा, इसका नोटेशन ये है। लिटिल ओमेगा को थोड़ा सा चेंज किया है, इसका नोटेशन ये कर रखा है। तो ये आपके 5 हो गए एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, जो हम समझते हैं ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और कैसे इनकी इनइक्वलिटी लिखी जाती है। तो बेसिकली स्टार्ट किया जाए तो ये है हमारे बिग ओ नोटेशन का एक ग्राफ, और उसको देख के हम समझ सकते हैं कि बिग ओ नोटेशन बेसिकली क्या बताता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं, क्योंकि ये ग्राफ एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं एन, एन है आपका नंबर ऑफ इनपुट्स, जो भी एल्गोरिथम हम उसमें जो इनपुट दे रहे हैं ये उसकी वैल्यू है। और ये इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स आपकी इंक्रीज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और वाई एक्सिस आपका बताता है कि फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है वो यहाँ पे बता रहा है आपका वाई एक्सिस पे। तो अगर हमने ये कहा है कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास आया तो हम इससे क्या क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, यही हमको देखना है अब। तो देखिए, ये अगर बी एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एन, इसको कोई बाउंड कर रहा है दूसरा फंक्शन, क्या फंक्शन बाउंड कर रहा है जी एन, ये इसको ऊपर से बाउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका अपर बाउंड है। तो बिग ओ, अगर एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन लिखा है, इसका मतलब द फंक्शन एफ एन इज बाउंडेड बाई अनदर फंक्शन जी एन। ठीक है, बाउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड का मतलब ये होता है कि अगर एन की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज करें, ये जो सी जी एन का फंक्शन की वैल्यू है वो ये जो है हमेशा इसके ऊपर ही रहेगी, या हम कह सकते हैं कि एफ एन की जो वैल्यू है वो हमेशा इसके
नीचे ही रहेगी, मतलब ये जो CGN है वो उसका अपर बाउंड है और ये हमेशा उसके लोअर ही रहेगा। तो बिग ओ मतलब कि बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो मतलब कि उस फंक्शन को कोई ऊपर से बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन लिखा है तो वहाँ पे हम एक इनइक्वलिटी साफ साफ लिख सकते हैं। पहली चीज़, आप डायग्राम बनाइए, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इनपुट्स, वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंट है एन नॉट, अभी हम उसको समझते हैं वो क्या पॉइंट है। इनइक्वलिटी हमारी हो गई एफ एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन, अगर लिखा हुआ है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कुछ इन्फरेंस आ सकता है, देखते हैं वो क्या है। पहली चीज़ है कि ये जो हमारे फंक्शंस है ये सारे पॉजिटिव फंक्शन हमने एज्यूम किए हैं। पॉजिटिव फंक्शन मतलब इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या जीरो से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। तो पहला अजम्पशन हमारा, ये जो भी फंक्शंस है वो हमारे पॉजिटिव फंक्शंस हैं और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हमने एज्यूम कर रखे हैं, ठीक है। तो एन नॉट हमारा, देखिए एन नॉट हमारा वो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक। एन नॉट हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है जिसके बाद से ये जो आपकी इनइक्वलिटी है वो हमेशा करेक्ट होगी। मीन्स आफ्टर एन नॉट द फंक्शन वैल्यू ऑफ CGN इज ऑलवेज ग्रेटर देन फंक्शन वैल्यू ऑफ FN। मतलब एन नॉट के बाद आप देखिए, अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे या यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो इन सब केसेस में ये इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर है, इस फंक्शन की वैल्यू लो है, इसकी ग्रेटर है, इसकी लो है, इसकी ग्रेटर है, इसकी लो है, इसकी ग्रेटर है, इसकी लो है। इसका मतलब आफ्टर एन नॉट आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन CGN है वो हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, किससे, इन कंपेरिजन टू FN। तो बेसिकली, और इससे पहले क्या हो सकता है, इससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, अगर एन नॉट के पहले की बात करते हैं तो एन नॉट के पहले मान लीजिए इस पॉइंट पे आप अगर इन्फर करना चाहें, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए FN की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई और CGN की वैल्यू वो हो गई कम हो गई, ठीक है। तो एन नॉट के पहले कुछ भी हो सकता है, या तो CGN ऊपर हो जाए या FN ऊपर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको कंफर्म क्या करना है कि एन नॉट के बाद वो फर्स्ट पॉइंट जिसके बाद जो है या तो ये फंक्शन की वैल्यू इसके बराबर हो या ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप इनइक्वलिटी ईजिली लिख सकते हैं। अब इनइक्वलिटी पे आते हैं। whenever it is written that fn is equal to big O of gn, then first function, these both functions are positive functions, तो हम सीधे लिख सकते हैं this function is greater than or equal to 0 and fn is less than or equal to CGN। you can see here fn जो है वो CGN से कम है या इक्वल है, ठीक है। इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकता है और उससे कम तो रहेगा ही रहेगा, fn की वैल्यू हमेशा से कम हो सकती है लेकिन इक्वल भी हो सकती है। और इक्वल टू और लेस का कॉन्सेप्ट है एक टाइट बाउंड और लूज बाउंड का कॉन्सेप्ट, हम देखते हैं आगे अभी। तो ये हो गई हमारी ये अगर ये क्वेश्चन लिखी जाती है तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये इनइक्वलिटी आप लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ। अगर आपके सामने लिखा है FN इक्वल टू बिग O ऑफ GN, तब हम लिख सकते हैं कि FN की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू CGN फॉर ऑल वैल्यूज़, क्योंकि ये n फॉर ऑल वैल्यूज़ वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, मतलब n नॉट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे CGN की वैल्यू जो होगी FN से ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे C और n नॉट ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। तो जब भी आप ये लिखेंगे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C and n नॉट, ठीक है। हो सकता है फंक्शन सेम हो लेकिन C और n नॉट की वैल्यू चेंज हो सकती है। एक फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ C, n नॉट एक फिक्स्ड होगा, C आप चेंज करेंगे n नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका बिग O नोटेशन विच बेसिकली डिस्क्राइब्स द अपर बाउंड। किसी फंक्शन का अपर बाउंड डिफाइन करना है तो वहाँ पे आप बिग O नोटेशन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट नोटेशन देखते हैं, दैट इज थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन को आप सैंडविच फंक्शन भी कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, FN इज इक्वल टू थीटा ऑफ GN, और थीटा ऑफ GN का मतलब हुआ कि अब FN फंक्शन हमारा पहले वाले केस में उसका अपर बाउंड था, यहाँ पे क्या करेगा, सैंडविच फंक्शन है। सैंडविच आपने देखा होगा कि फंक्शन बीच में है और ऊपर नीचे जो है सेम क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है और एक फंक्शन नीचे से बाउंड कर रहा है और वही फंक्शन जो है ऊपर से बाउंड कर रहा है। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है बट ये फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप CGN और यहाँ पे FGN तो कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते, यहाँ पे GN सेम होगा, कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इसको आप सैंडविच कर रहे हैं, इधर से भी बाउंड कर रहे हैं उधर से भी बाउंड कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आप थीटा नोटेशन। तो थीटा नोटेशन इज ए सैंडविच फंक्शन। और आप
मेरे ख्याल से इनइक्वलिटी आप आराम से लिख सकते हैं। जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन, देन वी कैन ईजिली राइट दैट, जैसे मैंने पहले बताया था हमारे सारे फंक्शंस पॉजिटिव फंक्शंस हैं, तो सबसे नीचे फंक्शन हमारा c1gn है, तो वी कैन ईजिली राइट जीरो c1gn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, फिर ये फंक्शन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, इसके ऊपर एफ एन है, और एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू c2gn। देखिए हम c दो बार यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको दो कॉन्स्टेंट्स का यूज़ पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट cgn एंड cgn बोथ एट द सेम प्लेस, यहाँ पे क्योंकि वो दोनों सेम नहीं हो सकते, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है वो डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसको बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो है, इसलिए हमको c1 और c2 हमने दो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स लिए हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, और वो कंडीशन में दिस इज ट्रू फॉर ऑल n वेन एवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। n नॉट के आगे की वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू हो, इसके आगे आप चेंज कर सकते हैं। इसके आगे हो सकता है fn नीचे चला जाए, cgn ऊपर चला जाए, या c21gn कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि n नॉट के बाद जो होगी वो ये कंडीशन आपकी ऑलवेज करेक्ट हो। और जो हमने कॉन्स्टेंट यूज़ किए हैं c1, c2 और n नॉट, ये सारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दिस ओमेगा नोटेशन, ठीक। ओमेगा नोटेशन का ये सिंबल ये है, बिग ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा भी डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंस होता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इनपुट्स, वाई पे फंक्शन की वैल्यू है, और ओमेगा नोटेशन क्या करता है, लोअर बाउंड करता है। जैसे बिग ओ अपर बाउंड था, थीटा सैंडविच फंक्शन था, तो ये ओमेगा जो होता है वो लोअर बाउंड करता है। तो ये हमारा फंक्शन है, और एक फंक्शन नया आया cgn जो कि इसको लोअर बाउंड कर रहा है कि एन नॉट की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दीजिए एन की वैल्यू, एफ एन की फंक्शन की वैल्यू cgn से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। इस तरीके से इक्वेशन लिखी रहेगी, एफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, तो उसकी इनइक्वलिटी आप लिखेंगे पॉजिटिव फंक्शंस, सबसे नीचे फंक्शन आपका cgn है, तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू cgn इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू एफ एन, ठीक है। तो कांस्टेंट हमने किए c और n नॉट, दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, और वही कंडीशन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो n नॉट और n नॉट के बाद जो है ये कंडीशंस हमेशा ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके तीन मेजर फंक्शंस, बिग ओ, थीटा एंड ओमेगा। अगर आप ये नोटेशन समझ गए हैं कैसे लिखना है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इनइक्वलिटी लिखने आ गई है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, लेकिन हमने कोई नोटेशन हमने पढ़ा था, तो बिगो में इनइक्वलिटी थी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। अगर हम इसको सिर्फ टाइट बाउंड थोड़ा करें, इक्वल टू यहाँ से हटा दें, इक्वेशन सेम रहेगी, एफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन cgn। तो यहाँ पे अगर सिर्फ लेस देन का सिंबल किया जाए, लेस देन और इक्वल टू ना किया जाए, तो ये हो जाता है आपका स्मॉल ओ। दिस इज स्मॉल ओ नोटेशन। तो बेसिकली स्मॉल ओ नोटेशन क्या है, टाइट बाउंड है। टाइट बाउंड का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 4 से बड़ी एक वैल्यू बताएं, ठीक है, 4 से बड़ी मतलब 4 के बराबर या 4 से बड़ी वैल्यू बताएं, तो आप बता सकते हैं कि ये इनइक्वलिटी ट्रू होगी, इसमें एग्जैक्टली टच कर रहा है। लेकिन हम आपसे कहें कि अगर आप स्ट्रिक्टली बताइए कि 4 से ग्रेटर देन वैल्यू बताइए, ठीक है, तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू होगी ये हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर इक्वलिटी हम हटा देते हैं, तो वो केस में आपका हो जाएगा स्मॉल ओ नोटेशन, ठीक है। स्ट्रिक्ट जहाँ पे यूज़ करें, इक्वलिटी आप हटा रहे हैं तो स्मॉल ओ नोटेशन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्मॉल ओमेगा की बात करें, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। इनइक्वलिटी पे जाते हैं तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लगा सकते हैं cgn। ये जो इक्वलिटी है यहाँ पे आप सिर्फ इसको रखिए, ठीक है, इक्वलिटी वाला हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इज द इनइक्वलिटी रिलेशन और द करस्पॉन्डिंग रिलेशन फॉर स्मॉल ओमेगा नोटेशन।